Okay, so we have to discuss about electric symbols, electric circuit and circuit diagrams. Okay, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिया और कैसे कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है वो हम लोगों ने पढ़ लिया. नाउ इट्स टाइम टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक सिंबल्स. ओके, एनसीईआरटी का बुक का है सिंपली. इलेक्ट्रिक सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. बैटरी इलेक्ट्रिक सेल आपका ऐसे बनता है, ध्यान से देख लीजिए. इसमें मैं चाहता नहीं था ये वीडियो बनाना, खासकर इलेक्ट्रिक सिंबल्स के ऊपर, बट बैटरी या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का सिंबल कुछ ऐसा होता है. टेढ़ा नहीं होता, मेरे से टेढ़ा बन गया बस. प्लग या की का कुछ ऐसे बनता है. प्लग हो या फिर की, ये ओपन है. क्लोज्ड अगर हो तो सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना. नेक्स्ट है आपका वायर, जो कि ज्वाइंट वायर हो उसका स्ट्रक्चर या फिर सिंबल का हो. ये इलेक्ट्रिक सिंबल ऐसे बनता है. ओके, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है. इलेक्ट्रिक बल्ब का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है. रजिस्टर या रेजिस्टेंस का रजिस्टर जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. वेरिएबल रेजिस्टेंस का बस यहाँ से एक एरो निकाल दो, वो हो जाएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस का. अमीटर आप लोगों को मैंने बना के बताया था अमीटर कैसे बनता है. ऐसा होता है अमीटर का, ये आपका प्लस होता है, ये आपका माइनस. सिंपली वोल्ट मीटर का भी ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, और गैल्वेनोमीटर का भी ऐसा ही होता है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो हमें स्टडी करना है वो इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम्स. ठीक है, सर्किट डायग्राम का सिंबल जो है, ये सिंबल आप लोग क्लियर रखिएगा एनसीईआरटी के बुक में, और भी जो आपके पास बुक्स हैं वहाँ दिए हुए हैं अच्छे से, तो उसको देख करके आप लोग क्लियर रखिएगा. ये कभी कभी पूछ जाता है. इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम. ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का. ठीक है, सकता था यहाँ माइनस लिखता, यहाँ प्लस लिखता. बल्ब में ऐसे भी बना सकता था, कुछ ऐसे ऐसे करके. ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया. क्यों? क्योंकि हमारे पास जब सिंबल है तो क्या जरूरत है इन सब चीजों की. ओके, की को हम जो की का रियल सिंबल, रियल जो स्ट्रक्चर होता है वो भी हम यहाँ ड्रा कर सकते थे. मीटर का हम लोग रियल सर्किट ड्रा कर सकते थे, लेकिन सर्किट डायग्राम का काम ही वही होता है, इलेक्ट्रिक सिंबल्स को दर्शाना किसी सर्किट के अंदर. तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट और ये आपका हो गया सर्किट डायग्राम. ये सर्किट डायग्राम है बल्ब का, ये की का, ये अमीटर का, ये बैटरी का. ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, और सर्किट डायग्राम जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स उस सर्किट में बैटरी के दोनों टर्मिनल से जुड़े होते हैं उनके सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है. सिंपली यही होता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओम्स लॉ. ओके, हम लोग बात कर रहे थे ओम्स लॉ के बारे में. ओम्स लॉ को इस्टेब्लिश किसने किया था? जॉर्ज साइमन ओम ने. ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम साहब ने 1826 में इस्टेब्लिश किया था. एक रिलेशन उन्होंने इस्टेब्लिश किया था रेजिस्टेंस और वोल्ट तथा करंट के बीच में. ठीक है, वोल्ट बोलो तो पोटेंशियल डिफरेंस. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में उन्होंने 1826 में एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया था. ठीक है, और क्योंकि इसको जॉर्ज साइमन ओम ने
इस्टेब्लिश किया था, इसलिए इस लॉ का नाम क्या पड़ा, ओम्स लॉ पड़ा। ठीक है, इस रिलेशन का नाम क्या पड़ा, ओम्स लॉ पड़ा। इनके अकॉर्डिंग, जॉर्ज साइमन ओम के अकॉर्डिंग, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई भी करंट अगर फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के अंदर या फिर किसी कंडक्टर के थ्रू, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, किसके पोटेंशियल डिफरेंस के, जो उस कंडक्टर के अक्रॉस, जैसे अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है। देखिए, जैसे ये हमारा कंडक्टर हो गया, अब हम कह रहे हैं कि इस कंडक्टर के थ्रू कोई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये आपका हो गया कंडक्टर का टर्मिनल ए, टर्मिनल नहीं, साइड ए साइड बी। ठीक है, ए और बी पॉइंट हो गए, दो पॉइंट हो गए कंडक्टर के, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए भी है। ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, आई करंट जो है वो फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर के थ्रू। ठीक है, जैसे मान लीजिए करंट ए से बी की तरफ आई करंट जा रहा है, पॉइंट ए से बी की तरफ। तो कांस्टेंट टेम्परेचर में ये जो करंट आई जा रहा है ना ए से बी की तरफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके। यानी कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब उन्होंने कहा सॉरी वो खांसी आ गई थी बीच में। ठीक है, उन्होंने कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो करंट फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर के थ्रू, उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कौन, करंट, यानी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। कब, जब टी कांस्टेंट होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो यहां से अब इसको और क्या लिख सकते हो, जैसे ही आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो ना, तो आपको एक कांस्टेंट मिल जाता है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट मिल जाएगा 1/r। तो ये आपका हो जाएगा V/r, जहां R क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है और ये कांस्टेंट है, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/r। यहां से ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, V इक्वल्स टू I क्रॉस R, जहां R क्या है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, I क्या है, कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा करंट है, और V क्या है, ये कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ओके। अब यहां से मान लीजिए हमें पूछ लिया जाए कि यूनिट क्या होगा रेजिस्टेंस का। तो देखिए, हमने इक्वेशन क्या पढ़ा था, V इक्वल्स टू I क्रॉस R। V इक्वल्स टू I क्रॉस R। हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर I इज इक्वल टू V/R आया था। अब हमें यहां से निकालना है रेजिस्टेंस का SI यूनिट। तो कैसे निकालोगे, तो R इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, V/I लिख सकते हो। ठीक है, V क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, और I क्या है आपका करंट है। ओके, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, यानी ये वोल्ट हो गया, और I क्या, यानी करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है। यानी R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका वोल्ट पर एम्पियर रेजिस्टेंस का, और इसी वोल्ट पर एम्पियर को हम कहते हैं ओम। ओम जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यूनिट क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस का, ओमेगा। अब मान लीजिए आपसे हम क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज 1 ओम। 1 ओम क्या होगा, वो भी यहीं से हम लोग देख लेंगे। 1 ओम क्या होगा, व्हाट इज 1 ओम, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है वो ओम होता है, और ओम को ग्रीक लेटर ओमेगा से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हमारा करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, पहला हमारा इक्वेशन बना था कुछ ऐसा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। उसके बाद जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो उसके जगह पे एक कांस्टेंट टर्म R आ गया, जिसको हमने लिख दिया I इज इक्वल टू V/R। और ये R क्या था, एक कांस्टेंट था, और इसको हम कहते थे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है,
ओके, अब हम लोग को देखना है कि व्हाट इज 1 ओम। अब एक बात बताइए, मान लीजिए हम कहें आपसे कि ये जो V दिख रहा है ये 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए और करंट जो है उस कंडक्टर के अक्रॉस 1 एम्पियर ही फ्लो हो। जो कंडक्टर हमारे पास था, जो हमने बी और ए बनाया हुआ था पॉइंट, ये कंडक्टर था हमारा, ये ए पॉइंट था कंडक्टर का, ये कंडक्टर का बी पॉइंट था। अगर हम कहें कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए और इस कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पियर का ही करंट पास हो, तो ऐसे स्थिति में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, 1 ओम। 1 ओम ओम होता है, अगर हमें 1 ओम डिफाइन करना हो तो 1 ओम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने कहा अगर पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के दोनों एंड के क्रॉस 1 वोल्ट हो जाए और उस कंडक्टर के अक्रॉस 1 एम्पियर का करंट ही फ्लो हो, तो ऐसे स्थिति में रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम हो जाता है। यानी 1 ओम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अभी देखेंगे। 1 ओम क्या होता है, देखिए किसी भी रेजिस्टेंस को, कंडक्टर के किसी भी रेजिस्टेंस को, जैसे हमारा कंडक्टर है, इसके रेजिस्टेंस को हम तभी 1 ओम कह सकते हैं जब इस कंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो, जब 1 एम्पियर का करंट इस कंडक्टर के थ्रू पास हो। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। जब इसके दो एंड ए और बी के अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा और इस कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, तभी जो हमारा रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, उसको हम 1 ओम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कैसे, मतलब प्रूफ किया गया, कैसे वेरीफाई किया गया इस ओम्स लॉ को, यानी वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमें जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बताया था कि V जो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा। यही रीजन है कि V और I के बीच हमेशा जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट बनता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है, ये आपका V हो गया, ये आपका I हो गया। जैसे जैसे आपका I बढ़ेगा वैसे वैसे आपका V बढ़ेगा। ठीक है, चलिए हमें वेरीफाई करना है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ को हमें वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखिए हमने इस सर्किट के अंदर एक अमीटर लगा दिया करंट के रीडिंग के लिए, ये वोल्ट मीटर लगा दिया वोल्टेज के रीडिंग के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के रीडिंग के लिए, और ये रियोस्टेट लगा दिया। रियोस्टेट का कार्य क्या होता है, ये करंट को एडजस्ट करता है। रियोस्टेट एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, करंट को एडजस्ट करने का। ओके, यानी कि करंट को ये कम और ज्यादा करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक टेबल ड्रा करेंगे और उस टेबल को ड्रा करके एक जगह लिखेंगे वोल्टेज और एक दूसरी जगह लिखेंगे करंट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा करंट रियोस्टेट के हेल्प से कम करेंगे और फिर अपना करंट का जो जो भी आएगा करंट एम्पियर में वो हम लोग नोट कर लेंगे। एक्स एम्पियर आ गया, वोल्टेज मान लो V वोल्ट आ गया। ठीक है, फिर दूसरी बार थोड़ा सा और करंट को इंक्रीज करेंगे, फिर दूसरा यहाँ पे रीडिंग लिखेंगे, फिर तीसरी रीडिंग लिखेंगे और उसके बाद मैच करने के बाद हम क्या देखेंगे कि वो सारी रीडिंग क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। यानी जैसे जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा करंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, एंड दैट्स नोन एज द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। जैसे जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा करंट भी बढ़ेगा। ओके, थैंक यू। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ तक। नेक्स्ट हम लोगों का जो होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी, क्लासीफाई करेंगे हम लोग मटेरियल्स को, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, सुपर कंडक्टर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट हम लोग, और उसके अलावा इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, ये सब चीज़ें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों को पढ़ना है कल, यानी कि मैं ये चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। और परसों से हम लोग न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करेंगे। 2 से 3 क्लास होगा न्यूमेरिकल का और टोटल मेरा टारगेट होगा
200 मिनिमम 200 क्वेश्चन इस चैप्टर के ऊपर लगाने का, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है कहीं से भी। थैंक यू। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।